हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। DPSP के नाम से हम इसे शॉर्ट में जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, ठीक है। मैं चाहती थी तो उसी समय आपको ये भी पढ़ा सकती थी, लेकिन अगर मैं सारे अनुच्छेद आपको एक ही साथ कराते चलूँगी तो शायद आप उस चीज़ को जल्दी से भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ दिनों का गैप लेकर मैं आपको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो तात्पर्य था वो किससे था? सिर्फ नागरिकों से था, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है इसका तात्पर्य किससे है? राज्य यानी कि स्टेट से है, ठीक है। अब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ठीक है। यानी कि राज्य अगर कोई नीति बनाता है तो उसको किन किन निर्देशों का ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बारे में ये है, ठीक है। तो संविधान में जो इसका वर्णन है वो किस में है? भाग 4 में है, ठीक है। संविधान में जो इसका वर्णन है वो किस में है? भाग 4 में है, ठीक है। भाग 3 पढ़ा था, भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन था। और भाग 4 में जो है किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से लेकर 51 के मध्य, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के मध्य जो है इसका विवरण किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके कितने आधार हैं, ठीक है। तो राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP, इसका वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अनुच्छेद को लेकर, ठीक है। अनुच्छेद भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 36 से लेकर 51 तक के उसमें इसका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके कितने आधार हैं, ठीक है। 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक है। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, ठीक है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो भारत में आकर अपने तरीके से उसे मॉडिफाई किया है। लेकिन अगर आपसे नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है अगर ये पूछा जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यह जो नीति निर्देश, बाकी बात करें अगर नीति निर्देशक तत्वों की तो न्यायालय में यह क्या होते हैं? परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनमें किसी भी चीज को लागू करने के लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जबकि जो मौलिक अधिकार थे उसमें हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कुछ तरीके की रिट जारी करता है जिससे वो सरकार को कोई भी चीज़ उसमें परिवर्तन करा सकता है, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं उनको संविधान में शामिल करने की सिफारिश किसने की, ठीक है। किसके द्वारा की गई है? सापू समिति द्वारा की गई है, ठीक है। सापू समिति, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, ठीक है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्या क्या उद्देश्य है? पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। क्या है पहला उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि ऐसे राज्यों का निर्माण करना जो कि जनता के हितों के बारे में ध्यान रखे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। क्या है दूसरा? आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कहे गए कथन, ठीक है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको लेकर कुछ कथन कहे हैं और वो कथन किसने कहे हैं इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता
वाला किसने कहा, ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अनोखी विशेषता वाला किसने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन भी डॉक्टर अंबेडकर जी का ही है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ये किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। दो कथन जो है डॉक्टर अंबेडकर जी हैं के हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्वों को जो अनोखी विशेषता है वो विशेषता वाला किसने बताया है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया है। और दूसरा नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये कथन किसका है, ये भी डॉक्टर अंबेडकर जी का है, ठीक है। तीसरा कथन है नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जो कि सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक चेक है जो कि जो है सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये किसने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था। ये भी कथन आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कथन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा कथन है निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है। तो जो निर्देशक तत्व हैं उनको संविधान की आत्मा किसने कहा, ग्रीनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद के प्रकार, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है गांधीवादी, ठीक है, यानी कि गांधीवादी विचारधारा वाला, जैसे कुटीर उद्योग वाले जो अनुच्छेद हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद है समाजवादी, ठीक है, सामाजिक विचारधारा वाले अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद आते हैं उदारवादी, यानी कि उदारवादी विचारधारा वाले अनुच्छेद, ठीक है। ये 3 अनुच्छेदों, ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके जो अनुच्छेद हैं उनको इन 3 विचारधाराओं में बांटा गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद की बारी, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51, ठीक है, 36 से लेकर 51 के मध्य जो है नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है, जिसमें अगर बात करें अनुच्छेद 36 की, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। राज्य की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य है, ठीक है। के बाद आता है अनुच्छेद 37, ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 36, ठीक है, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है आपका उसमें बोला गया है कि जो यह अनुच्छेद है कि यह जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद है, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 38 जो है वो क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की स्थापना से संबंधित, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 38 है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या है, संविधान का उचित विवरण से संबंधित है, ठीक है। संविधान के उचित विवरण से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 39 है, यानी कि जो संसाधन हैं वो सबके पास हो, ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में हो जाए और किसी के पास बिल्कुल भी ना हो, तो इसका ध्यान इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका विवरण किया गया है, ठीक है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, समान कार्य समान वेतन, ठीक है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत और क्या है, समान कार्य समान वेतन, यानी कि स्त्री और पुरुष यदि एक समान कार्य करें तो उनको एक समान वेतन मिले, इसका जो ध्यान है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्त्री व पुरुष में समानता, समान कार्य समान वेतन वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 39 है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 39 क, ठीक है, अनुच्छेद 39 क भी है, ठीक है। अनुच्छेद 39 क जो है वो जो है यह इसे जो है वो संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, इसके तहत से नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया अनुच्छेद 39 क को, ठीक है। और इसमें क्या है, आरक्षण की व्यवस्था है, क्या है, आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि समान अवसर पर आधार पर जो है न्याय दोनों
देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत की व्यवस्था करना। ठीक है, तो पंचायत की व्यवस्था करना जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में किसकी व्यवस्था की गई है? ग्राम स्तर पर पंचायत की व्यवस्था करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में जो है विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या किया गया है? विशेष दशाओं में काम पाने के अधिकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, विशेष दशाओं में काम पाने की व्यवस्था वो भी किससे? मानवीय ढंग से। इसका जो विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य जो है वो क्या हो? न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 में क्या है? निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना। ठीक है, या तो उन्हें जो है वो इतनी मजदूरी मिले कि उनका घर चल सके, या अगर मजदूरी नहीं मिल रही तो कोई ऐसे लघु कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना जो है इसका ध्यान जो है रखा गया है अनुच्छेद के तहत। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता। ठीक है, क्या है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो यानी कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, हमारे इसमें शादी को लेकर और जमीन जायदाद को लेकर अलग अलग रीति रिवाज है। तो इनमें सब में जो है नागरिकों में एक समान जो है संहिता हो, इसका जो ध्यान है वो अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है वो 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनके लिए उनकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 से हम देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? आरक्षण की व्यवस्था जो। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था अगर मिल गई तो ग्राम स्तर पर अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आरक्षण मिला तो पंचायत की व्यवस्था भी दो। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 कहता है कि विशेष दशाओं में काम पाने का हमें अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें आरक्षण मिल गया, ग्राम स्तर पर पंचायत की व्यवस्था हो गई, तो हमें काम भी तो मिलना चाहिए ना, कि जो विशेष स्तर पर जो काम की व्यवस्था है उसका भी अधिकार हमें मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कार्य मिल गया, लेकिन अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है कि जो वो कार्य है वो न्याय संगत भी तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि कोई गलत कार्य कराया जाए, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 43 क्या बोलता है कि अगर ये कार्य आप करा रहे हैं तो उसकी एक निर्वाह मजदूरी दो हमें, यानी कि इतनी मजदूरी तो दो जिससे हमारा घर चल सके, है ना। अगर आपसे ये ना हो सके तो आप हमारे लिए कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का क्या है? अनुच्छेद 43 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो आपको निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की व्यवस्था कर दी, उसके बाद क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी कि एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, निर्वाह मजदूरी दे दी, उसके बाद क्या है? समान नागरिक संहिता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं अगर सब चीज़ दे दिया तो फिर हमारे छोटे बच्चे भी तो हैं 6 साल के, उनको भी तो शिक्षा से संबंधित अधिकार दो। तो वो अधिकार किस में दिया है? अनुच्छेद 45 में दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 क्या है? यानी कि पहले क्या है? 4, 5, और 4, 5 आया तो उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6 अगर आया तो आपको याद रखना है 4, 5, उसके बाद क्या आता है? 6 आता है। तो 6 वर्ष से जो भी कम होंगे उनकी शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45 है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा से संबंधित, और साथ में आर्थिक व न्याय की व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 46 है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 47 क्या है?
नशीले पदार्थों पर रोक, ठीक है। यानी कि जो शराब वगैरह है, तंबाकू वगैरह है, जो गलत चीज़ें हैं जो कि जिससे कि शरीर को इफेक्ट पड़ सकता है, उन चीज़ों पे रोक लगाना, ठीक है। बाद अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के विकास से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि, पशुपालन व दुधारू पशुओं के विकास से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 48A आता है, ठीक है। अनुच्छेद 48A तो किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यानी कि पेड़ पौधे लगाने से संबंधित, ठीक है। और यह जो 48A है, ठीक है, 48A जो है इसको जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत ही इसे भी लाया गया है, ठीक है। पहले कौन से उसको लाया गया था? 39 को जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया था। और जो 48A है इसको भी जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। और यह किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक व उनके जुड़े हुए स्थानों की संरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। जैसे लाल किला हो गया, अशोक स्तंभ हो गया और ताजमहल हो गए, इन सब के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, इन सब के जो है संरक्षण से संबंधित जो व्यवस्था है वो किस में की गई है? अनुच्छेद 39 में की गई है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 50, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका व न्यायपालिका की जो है वो अलग अलग व्यवस्था हो, एक साथ व्यवस्था इसकी ना हो। इसका भी जो विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में की, इसकी भी व्यवस्था जो है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50 में की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 51, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका हमने अपने देश का कर लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुरक्षा है उसकी व्यवस्था करना कौन से अनुच्छेद में है? लास्ट वाले 51 वाले अनुच्छेद में है, ठीक है। ये थे कुछ अनुच्छेद जो कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।